हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग की कक्षा। आज हम साइंस के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो को नोट्स की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो ये इस चैप्टर के नोट्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे हों और इतने छोटे हों कि हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्ड आइज का मतलब अनएडेड आइज, हम बिना किसी अदर चीज़ का यूज़ करे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे हों और इतने छोटे हों कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपिक भी कहा जाता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इन 4 मेजर ग्रुप्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब वो कौन से मेजर ग्रुप हैं? बैक्टीरिया, अलगे, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। इन फिर 4 कैटेगरी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट देखिए, वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पर ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। अब ये डिफरेंस कैसे होते हैं? जब वायरस ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहता है, किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं रहता है, तो ये कोई भी लिविंग थिंग की जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। पर जब वायरस जैसे ही किसी होस्ट सेल के अंदर इंटर करेगा, तैसे ये रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगेगा। ठीक है, तो इन दिस वे वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए, अब इसके बाद अगला टॉपिक है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ सिंगल सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने हो, एक सेल के बने हो, तो उनको हम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यूनिसेलुलर में क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सभी लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ एक सेल से होता है। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल हैं पैरामीशियम एंड अमीबा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड ऑफ मोर दैन वन सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हों। यूनिसेलुलर एक सेल से बने थे और मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल के बनते हैं। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल हैं मेनी अलगे एंड फंजाई। बहुत से अलगे और बहुत सी फंजाई मल्टीसेलुलर होती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत लो टेम्परेचर से बहुत हाई टेम्परेचर वाले एरिया में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत लो क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूज़फुल हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो हम कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे और वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं वो जानेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट है इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन।
ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। फिक्सिंग नाइट्रोजन का मतलब देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेज़ेंट है। इसके बावजूद प्लांट इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गे, इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कंपाउंड्स नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स होते हैं। तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ये प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। एंड एज वी नो दैट नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल फर्टिलिटी। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल में यूरिया ऐड किया जाता है। तो यूरिया भी एक तरह से नाइट्रोजन का कंपाउंड हुआ। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, कन्वर्टिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस में ये एबिलिटी होती है कि दूध में एक लैक्टो शुगर पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस उस लैक्टो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह दूध दही बन जाता है, मिल्क कर्ड बन जाता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, केक एंड अल्कोहल। देखिए, ईस्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल कमर्शियल स्केल पर किया जाता है। इसको ब्रेड, केक और अल्कोहल की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। ये ब्रेड और केक को फ्लफ़ी बनाता है क्योंकि जब यीस्ट रेस्पिरेशन करता है तो ये CO2 प्रोड्यूस करता है और CO2 की वजह से हमारे ब्रेड और केक इतने फ्लफ़ी होते हैं जो कि यीस्ट प्रोड्यूस करता है। एंड अल्कोहल, देखिए यीस्ट शुगर का ब्रेकडाउन अल्कोहल में करता है। तो ऐसे यीस्ट अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक देखिए, फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नॉन एज फर्मेंटेशन। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि यीस्ट शुगर का ब्रेकडाउन, शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में कर देता है। तो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 और फर्मेंटेशन को लुइस पास्चर ने 1857 में डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक्स एक ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को या तो बिल्कुल स्टॉप कर देंगी या तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मार देंगी, उनको किल कर देंगी। और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम पैथोजन कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स के सम कॉमन एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये आप लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है एंटीबॉडीज़। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर्स अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। तो जब कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है उस डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब से फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक है वैक्सीन। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स। तो वैक्सीन क्या होती है कि वैक्सीन में हमको डेड और वीकेंड माइक्रोब को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और जब कमज़ोर या फिर मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में इंटर करेंगे तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। तो यही एंटीबॉडीज़ पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रिमेन रहेंगी, बची रहेंगी। तो ऐसे ही वैक्सीन काम करती है। Diseases like cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis
कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। यहाँ पर कुछ डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। इनको वैक्सीनेशन के ज़रिए हम इनसे बच सकते हैं। अगर हमारा वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम इन डिजीज़ेज़ से बच सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को 1798 में डिस्कवर किया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम एंड ब्रू ग्रीन algae में ये एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी के लिए कितना ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यूरिया सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और यूरिया भी नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्लीन द इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्लांट और एनिमल के वेस्टेज को डिकम्पोज कर देते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी डिकम्पोज कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हार्मफुल सब्सटेंस एंड क्लीन द एनवायरनमेंट। और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एनवायरनमेंट में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको भी डिकम्पोज कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है पैथोजेंस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिससे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिससे कि डिजीज़ कॉज हो उनको हम पैथोजन बोलेंगे और पैथोजन हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं। द डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ऐसी डिजीजेस जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैल सके तो ऐसे डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। और जो डिजीजेज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में न फैले उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको फीवर है तो उसके कांटेक्ट में आने वाले हेल्दी पर्सन को फीवर नहीं हो सकता। या फिर किसी पर्सन को हेडेक है और कोई पर्सन उसके कांटेक्ट में आ गया तो अगर किसी का सर दर्द कर रहा है तो उसके कांटेक्ट में जो आएगा उसका सर दर्द नहीं करेगा। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होंगी। कम्युनिकेबल डिजीज कैन आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस और कम्युनिकेबल डिजीजेज पैथोजेंस की वजह से कॉज होती हैं। ट्रांसमिशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और इन पैथोजन का ट्रांसफ़र डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को कोल्ड है तो अगर वो स्नीज़ करेगा तो उस स्नीजिंग के दौरान वो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर के एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करेगा। तो अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन के कोई कांटेक्ट में आ गया तो उसको भी वो डिज़ीज़ हो सकती है। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल यूज़ कर लिया तो ऐसे भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं।
या फिर आपने अगर इन्फेक्टेड फूड ईट कर लिया तो भी पैथोजन आपके बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे। कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस आर सम एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस ये कुछ कॉमन डिजीजेज हैं, ये आपको याद करनी है। अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम सम कम्युनिकेबल डिजीजेज, तो अगर आप इन डिजीजेज का नेम लिख देंगे तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है कैरियर्स, द ऑर्गेनिजम्स दैट ट्रांसमिट पैथोजेंस टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजन का ट्रांसफ़र दूसरे ऑर्गेनिज्म में करें, अदर ऑर्गेनिज्म में करें, तो उनको हम कैरियर बोलेंगे। कैरियर के कुछ कॉमन एग्जाम्पल है मस्कीटो एंड हाउस फ्लाई। तो चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के काटने की वजह से होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। और जब फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो हमें काटता है तो ये काटते समय एक प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमको मलेरिया हो जाती है। और ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो एक तरह से कैरियर हुआ, और हम इसको कैरियर के अलावा वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है डेंगू। डेंगू इज स्प्रेड बाय फीमेल एडिस मस्कीटो। और डेंगू फीमेल एडिस मस्कीटो की वजह से फैलता है। तो मलेरिया और डेंगू में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की वजह से होता है और डेंगू फीमेल एडिस मस्कीटो की वजह से होता है। तो चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल मस्कीटो। हम मस्कीटो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वी शुड प्रिवेंट टू कलेक्ट वाटर एनीवेयर लाइक इन कूलर, स्टाइल, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। हमको कहीं भी वाटर कलेक्ट होने से रोकना है, बचाना है, जैसे कि कूलर हो गया, टायर हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, कहीं भी वाटर कलेक्ट होने नहीं देना है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। और हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रख के मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। या फिर आप मॉस्किटो के प्रिवेंशन के लिए केरोसिन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर वाटर की ज़रूरत हो और वाटर एक जगह इकट्ठा हो तो वहाँ पर आप केरोसिन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक कूलर्स। अब इसके बाद अगला टॉपिक है पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फॉर्म्ड पेनिसिलिन इन 1929। तो देखिए पेनिसिलिन एक टाइप का एंटीबायोटिक होता है जिसको कि एक फंगस पेनिसिलियम नोटेटम की हेल्प से बनाया था, और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पहली बार बनाया था। सो हाउ वाज पेनिसिलिन फॉर्म्ड? बाय ए फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। अब इसके बाद अगला टॉपिक है सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमको कुछ कॉमन डिजीजेज दी गई हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। तो इस चार्ट को आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। अक्सर कर कुछ डिजीजेज के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो आपको इस चार्ट को खूब अच्छे से याद कर लेना है। तो सबसे पहली डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को टीबी भी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर उसके बाद मीज़ल्स, मीज़ल एक वायरस की वजह से होती है। चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से होती है। पोलियो भी वायरस की वजह से होती है। उसके बाद कॉलरा एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। टाइफॉइड भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। हेपेटाइटिस ए ये एक वायरस की वजह से होती है। फिर लास्ट है मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की वजह से स्प्रेड होता है, और फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे फूड को पॉइजनस बना सकते हैं, क्योंकि जब वो हमारे फूड पर ग्रो हो जाएंगे तो वो कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से हमारा फूड
पॉइजनस हो सकता है। स्पॉइल्ड फूड गिव्स अ फाउल स्मेल एंड टेस्टेड बैड। और जो स्पॉइल्ड फूड होता है, जो फूड टॉक्सिक हो जाता है, गिव्स अ फाउल स्मेल, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, एंड टेस्टेड बैड, और इसका टेस्ट यानी कि स्वाद भी अच्छा नहीं होता है उस खाने का। समटाइम्स इट्स कलर में चेंज, और कभी कभी स्पॉइल्ड फूड का कलर भी चेंज हो जाता है। और हमें स्पॉइल्ड फूड खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमको बहुत सी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं और कभी कभी जान भी जा सकती है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। चलिए अब इसके बाद है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, हम फूड को स्पॉइल होने से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले है केमिकल मेथड्स। इन दिस मेथड वी यूज सम केमिकल्स टू प्रिजर्व आवर फूड। इस मेथड में हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं अपने फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए। कुछ कॉमन केमिकल्स हैं सोडियम बेनोजेट, सिट्रिक एसिड, और भी बहुत से ऐसे केमिकल हैं जिनको कि हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर प्रिजर्वेटिव्स। साल्ट और एडिबल ऑयल प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये फूड को प्रिजर्व करते हैं स्पॉइलेज से, और इनको नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। अब इसके बाद आगे है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट्स। हम फूड को स्पॉइलिंग से सॉल्ट का यूज़ करके कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मारिंड एटसेट्रा आर प्रिजर्व बाय कॉमन साल्ट। तो मीट, फिश, आंवला और रॉ मैंगोज मतलब कि कच्चे आम और इमली को हम कॉमन साल्ट का यूज़ कर कर प्रिजर्व कर सकते हैं स्पॉइलिंग से। अब इसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट्स विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड फूड। तो शुगर फूड के मॉइस्चर कंटेंट्स को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल करते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है या तो ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है पास्चराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन कूलिंग इट क्विकली। इस प्रोसेस को मिल्क की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 50 to 30 सेकेंड बॉयल किया जाता है, उसको उबाला जाता है, एंड देन कूलिंग इट क्विकली, और उसके बाद तुरंत इसको ठंडा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई होके तुरंत लो हो जाता है, और ऐसे जो मिल्क में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो मर जाते हैं। और पास्चराइजेशन को लुइस पास्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब इसके बाद अगला और लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। अवर इन्वायरमेंट कंटेन 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae fix atmospheric nitrogen and convert into usable compounds। और ये 78% नाइट्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन algae कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल कंपाउंड्स। तो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae क्या करते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। व्हेन एनिमल ईट्स दीज प्लांट्स दे आल्सो गेट्स दीज प्रोटीन्स। और जब एनिमल इन प्लांट्स को खाएंगे तो जाहिर सी बात है इन प्लांट्स की प्रोटीन एनिमल के अंदर चली जाएगी।
When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastage into nitrogenous compounds to be used by plants again. और जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो फंजाई और बैक्टीरिया उन नाइट्रोजनस वेस्टेज को अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि प्लांट फिर से यूज़ कर सकते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. और कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है. और ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है. तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर उसके बाद प्लांट उस नाइट्रोजन को एसिमिलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद एनिमल्स उन प्लांट्स को ईट करेंगे. और जब उसके बाद जब एनिमल मर जाएंगे तो उन नाइट्रोजनस वेस्टेज को फंजाई और बैक्टीरिया फिर से नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है. तो ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है. तो चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. थैंक यू.